अब मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए महाराष्ट्र के युवा अध्यक्ष पीस पार्टी के अजलाल चौधरी साहब को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। इन्हीं चंद अशार के साथ न जाने कौन दुआओं में याद करता है, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, वो डूबता है समंदर उछाल देता है। हमारे बुजुर्ग नेता भिवंडी से आए हुए भाई इरशाद साहब, मंच पर उपस्थित थाने जिलाध्यक्ष भाई हबीबुर रहमान साहब और पीस पार्टी के कद्दावर नेता हमारे भाई लाला साहब, उनका असली नाम मैं नहीं जानता हूं, बुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष हमारे नौजवान साथी भाई अशरफ चौधरी साहब, पीस पार्टी महाराष्ट्र के प्रदेश महासचिव और अभी अभी शेर की तरह गरज रहे भाई इरफान साहब, कल्याण लोकसभा से पीस पार्टी के प्रत्याशी भाई अहमद साहब और मंचासीन पीस पार्टी के महाराष्ट्र कोषाध्यक्ष भाई अब्दुल रहमान साहब और मंचासीन पीस पार्टी के सभी नेता लोग, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, मेरी प्रदानशी और इज्जतमाब माँ और बहनों, हमारा नाम कुंवर अजलाल खान चौधरी है। बहुत छोटे हैं हम और आप सब लोगों को सलाम करते हैं। और आज भी हम आप लोगों से यहाँ कोई राजनीति की बात करने नहीं आए हैं। मैं काफी समय से मुमरा आता जाता रहा हूँ, पीस पार्टी की काफी जनसभाएं हुई हैं, मैं आता हूँ, अपनी बात कहता हूँ और चला जाता हूँ। आज तक मैंने सच्चाई की रोशनी में हक को बयान किया। हिंदुस्तान के मुसलमानों के मसाइल, हिंदुस्तान के दलितों के मसाइल, हिंदुस्तान के दबे कुचले समाज के शोषित उपेक्षित वर्ग के मसाइल और इस मुल्क में सेक्युलर सोच रखने वाली आवाम के मसाइल को मैंने आज तक बयान किया। और अभी अभी मुझसे पहले हमारे भाई इरफान साहब बता रहे थे कि इस मुल्क के हालात क्या है और इस मुल्क में क्या होता रहा है। बहरहाल मैं आप लोगों से बहुत जज्बात या बहुत ज्यादा जज्बाती तकरीर करने के लिए नहीं आया हूं। मैं हर बार बहुत जज्बात में तकरीर करता हूं, बहुत जोश के साथ तकरीर करता हूं, लेकिन मेरे भाई मैं आज आपसे यहाँ कोई जज्बाती तकरीर करने के लिए और कोई जोश की तकरीर करने के लिए नहीं आया हूं। मैं यहाँ पर जोश में कम बल्कि होश में बहुत ज्यादा बात करने के लिए आया हूं और आप लोगों से भी कहता हूं कि जोश में कम और होश में ज्यादा काम लो। ये वक्त जोश में काम लेने का नहीं है बल्कि होश में काम लेने का है। इसलिए मैं आवाज देता हूं यहां पर रहने वाले तमाम हिंदू और मुसलमानों को, यहां पर रहने वाले दलित भाइयों को, समाज के शोषित उपेक्षित वर्ग को और इस लोकसभा में सेक्युलर सोच रखने वाली आवाम को मैं आवाज देता हूं कि आओ मेरे भाई, अपने बेशकीमती वक्त में से 20 से 25 मिनट का वक्त निकालकर मुझे दो, क्योंकि मैं सच्चाई की रोशनी में आपको कुछ बयान करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि आज तक आप लोगों ने वोट दिया, आज तक आप लोगों के बीच में लोग आते रहे, अजीब अजीब शक्लों में आते रहे, तरह तरह का झंडा लेकर के आते रहे और इलेक्शन का वक्त है, आज भी लोग आपके बीच में आ रहे हैं। कोई कहता है कि मेरी जमात अच्छी है, मेरी पार्टी अच्छी है, कोई कहता है कि मेरा कैंडिडेट अच्छा है, कोई कहता है कि मेरा रहबर अच्छा है, कोई कहता है कि मेरा मिशन अच्छा है, कोई झाड़ू चलाता है तो कोई कटार चलाता है, कोई डराता है तो कोई धमकाता है। बहरहाल बहुत लोग आपके बीच में आते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, आपकी वोट ले जाते हैं और वोट ले जाकर के कभी सोनिया गांधी की गोद में डाल देते हैं तो कभी शरद पवार की गोद में डाल देते हैं, कहीं बीजेपी आरएसएस के कदमों में डाल देते हैं तो कहीं मुलायम सिंह यादव की गोद में डाल देते हैं तो कहीं बहन जी की गोद में डाल देते हैं, लेकिन विकास नहीं होता मेरे भाई। आज अब गौर कीजिए कि क्या हो रहा है हमारे मुमरा के अंदर, मुमरा कलवा और इस कल्याण लोकसभा के अंदर। मैं आप लोगों से ये नहीं कहना चाहता हूं कि मेरी जमात अच्छी है, मैं आप लोगों से ये नहीं कहना चाहता हूं कि मेरा कैंडिडेट अच्छा है, मेरी पार्टी अच्छी है, क्योंकि पीस पार्टी मेरी पार्टी नहीं है, पीस पार्टी आपकी जमात है, पीस पार्टी आपकी आवाज है, पीस पार्टी हिंदुस्तान की जमहूरियत के दायरे में रहकर आपकी जिद्दोजहद को कर रही है, आपके मसाइल के लिए लड़ रही है कि इस मुल्क के 25 से 30 करोड़ मुसलमानों ने जो आज तक 67 साल में अत्याचार सहा है, इनके साथ क्या होता रहा है, इस मुल्क के दलित के साथ क्या होता रहा है। एक तरफ जब सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आती है, गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट आती है और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आती है, तो यकीनन इस बात से इंकार नहीं किया जा
सकता कि केलकर आयोग की सिफारिशों को भी लागू नहीं किया गया। इस मुल्क के दबे कुचले शोषित और उपेक्षित वर्ग को भी इख्तियार से महरूम रखा गया। उन लोगों को भी हिंदुस्तान की जमहूरियत के दायरे में रहकर अपनी जिद्दोजहद को करने से रोका गया। उनको भी आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान की ऐवान असेंबली, किसी भी ऐवान असेंबली या ऐवान पार्लियामेंट के अंदर हिस्सेदारी नहीं मिली। यहां तक कि इस मुल्क की सेकुलर सोच रखने वाली आवाम के साथ भी धोखाधड़ी हो रही है। आप बताइए मेरे भाई, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि पीस पार्टी एक सियासी जमात है, एक सियासी जमात जो हिंदुस्तान की जमहूरियत के दायरे में रहकर अपनी जिद्दोजहद को कर रही है, एक सियासी जमात जो सच्चाई की रोशनी में हक को बयान कर रही है, एक सियासी जमात जो कह रही है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, हिंदुस्तान के मुसलमानों, हिंदुस्तान के दलितों, हिंदुस्तान के दबे कुचले शोषित उपेक्षित वर्ग और हिंदुस्तान की सेकुलर सोच रखने वाली आवाम को आवाज दे रही है कि आखिर कौन सा वक्त आएगा मेरे भाई। 67 साल हो गए, 67 साल हो गए हमारे साथ ये नंगा नाच नाचते हुए। 67 साल हो गए। एक तरफ जहां कांग्रेस हमें भागलपुर का दंगा दिखाती है, कहीं हमें हैदराबाद में मरवाती है। यकीनन पंडित सुंदरलाल वर्मा कमीशन की रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इस मुल्क में अगर बीजेपी हमें आतंकवादी कहती है तो मुझे पंडित सुंदरलाल वर्मा कमीशन को याद करना पड़ेगा। और मैं पूछना चाहता हूं मरकजी हुकूमत मनमोहन सिंह साहब से कि मनमोहन सिंह साहब, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में पहला आतंकवादी हमला कब हुआ? आप बताइए कि पंडित सुंदरलाल वर्मा कमीशन ने क्या नहीं कहा कि सरजमीन दक्कन और हैदराबाद के मुसलमानों का जब 1.5 लाख की तादाद में कत्लेआम किया गया तो वो इस मुल्क में सबसे पहला आतंकवादी हमला था। दूसरा आतंकवादी हमला जब उस बूढ़ी लाठी महात्मा गांधी का कत्ल हुआ, वो किसने किया? वो इसी आरएसएस की सोच रखने वाले नाथूराम गोडसे ने किया। लेकिन आज बीजेपी संघ परिवार वाले बोलते हैं कि नहीं, आरएसएस का ताल्लुक नाथूराम गोडसे से पहले था, अब नहीं है। स्वामी असीमानंद का बयान आता है, नरेंद्र मोदी की तस्वीर कारवा मैगजीन में उसके साथ छपती है, मेरी दाऊद के साथ छपेगी तो अजलाल चौधरी आतंकवादी हो जाएगा, डी कंपनी का भाई हो जाएगा, भाइयों का भाई हो जाएगा। अरे हमें डराते डराते 67 साल से वोट ले जा रहे हैं, लेकिन स्वामी असीमानंद के साथ जब नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपती है तो नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। यहां तक कि स्वामी असीमानंद बयान देता है कि हां, समझौता एक्सप्रेस के ब्लास्ट का मुल्जिम, मालेगांव के बम ब्लास्ट का मुल्जिम, अजमेर शरीफ की दरगाह के ब्लास्ट का मुल्जिम और हैदराबाद की मक्का मस्जिद के ब्लास्ट का मुल्जिम मैं हूं। और अगर बीजेपी संघ परिवार वाले बोलते हैं, कांग्रेसियां बोलते हैं कि एक मुसलमान बच्चे को पकड़ा गया और उस मुसलमान बच्चे की जमानत के लिए स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, मेजर उपाध्याय ने अपने जुल्म को कबूल किया, तो यकीनन ये गलत है। मैं किसी मुसलमान के दबाव में आकर अपने जुल्म का इकबाल नहीं कर सकता। बताओ मेरे भाई, ये सोच इन लोगों की है। आज आप देखिए, बंबई का पुलिस कमिश्नर रिजाइन करता है, ये अपनी मर्जी से रिजाइन करता है, वॉलंटरीली रिजाइन उसको बोलते हैं, अपनी मर्जी से रिजाइन करता है, तो बीजेपी को ज्वाइन करता है। और यहां तक कि एटीएस का हेड रिजाइन करता है तो बीजेपी को ज्वाइन करता है। इस आर्मी का जनरल वीके सिंह रिजाइन करता है तो आर्मी से रिजाइन करने के बाद उसको कोई दूसरी सियासी जमात नजर नहीं आती, कोई दूसरी सियासी पार्टी नजर नहीं आती, बल्कि वो जाता है तो बीजेपी को ज्वाइन करता है और जाकर के इलेक्शन लड़ता है। वेस्ट यूपी में एक बागपत से इलेक्शन लड़ रहा है, एक गाजियाबाद से इलेक्शन लड़ रहा है। आप बताइए कि क्या शपथ, इन लोगों ने जो शपथ ली थी कि एक बार के लिए एक गुनहगार बच जाए लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, खाकी वर्दी पहनकर हम हिंदुस्तान की आत्मा जिसका नाम सेकुलरिज्म है, हम सेकुलरिज्म को बचाने के लिए लड़ेंगे, इस मुल्क के सेकुलर सोच रखने वाली आवाम को बचाने के लिए लड़ेंगे। क्या बताइए, ये खाकी वर्दी पहनकर उस शपथ को पूरा कर रहे थे। अरे खाकी वर्दी पहनकर नहीं बल्कि खाकी चड्डी पहन करके काम कर रहे थे। ये वही आरएसएस की खाकी चड्डी पहने हुए इजराइल के एजेंट्स की तरह काम कर रहे थे। इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना देने का ख्वाब देखने वालों के साथ ये साथ दे रहे थे। आप बताइए मेरे भाई, आखिर क्या हो रहा है? आज आप देखिए, आपके लोकल एरिया की मैं बात करता हूं, मैं अपनी पार्टी की तारीफ नहीं करते हुए, अपने कैंडिडेट की तारीफ करते हुए आपसे मुखातिब नहीं होना चाहता हूं, बल्कि मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यहां बैठे हुए बुजुर्गों से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर गौर करो, आपके बच्चों का मुस्तकबिल किधर जा रहा है? अरे हिंदुस्तान जिसकी की बुनियाद नॉन वायलेंस पर रखी गई थी, हिंदुस्तान जिसकी की बुनियाद सेकुलरिज्म पर रखी गई थी, हिंदुस्तान जिसका कि संविधान इसलिए बनाया गया था कि इस मुल्क में भाईचारे को जिंदा
रखा जा सके। हिंदुस्तान का जो सबसे पहला पेज है जिसका नाम प्रियम्बल होता है, उस प्रियम्बल के अंदर हिंदुस्तान के लोग अपने आप को संविधान देते हैं। लेकिन आज एक पार्टी बोलती है कि तो हमारा पीएम पद का उम्मीदवार ये है, और एक पार्टी बोलती है कि चुनाव होगा तो पीएम पद का उम्मीदवार सामने आ जाएगा। आप बताइए मेरे भाई, आप बताइए, एक पार्टी आती है तो डराती है, एक पार्टी आती है तो बोलती है कि नहीं नरेंद्र मोदी खा जाएगा, एक पार्टी आती है तो कहती है कि इस मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमने इस मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाने का ठेका लिया हुआ है। और दूसरी पार्टी आती है तो कहती है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान, और हमारे बीच में आकर के कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों कुरान छोड़ो या हिंदुस्तान छोड़ो। बताओ मेरे भाई, ये राजनीति के जंगल में एक अजीब तबाही और बर्बादी का आलम है। इस मुल्क में एक बड़ी अजीब गरीब स्थिति पैदा हो गई है। मुल्क दो हिस्सों में बंट चुका है, एक तरफ लोग सामने आकर के डराते हैं तो एक तरफ लोग दोस्ती करके डराते हैं। आप देखिए, आप बताइए कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल किधर जा रहा है? क्या आपने अपने बच्चों को इस मुल्क के अंदर इसलिए पैदा किया था कि आपका बच्चा नशाखोरी करे, आपका बच्चा जिनाकारी करे, आपका बच्चा गलत रास्ते पर चले? आप बताइए मेरे भाई, एक तरफ जहां गोपाल सिंह कमीशन इंदिरा गांधी को बताता है कि तालीम में सबसे पीछे अगर कोई है तो मुसलमान है, इस मुल्क में सबसे गंदी बस्तियां अगर किसी की है तो मुसलमानों की है, इस मुल्क में बेरोजगारी में सबसे आगे और रोजगार में सबसे पीछे अगर कोई है तो मुसलमान है, तो दूसरी तरफ आपके भाई साहब जिन्होंने जिसको आपने वोट दिया और अपना नेता माना, और आप कहते हैं कि हमारे भाई साहब तो हमको छुड़ा लेते हैं, पुलिस पकड़ती है तो हमको छुड़ा लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, बताइए पुलिस किसकी है? आज अगर अजलाल चौधरी डॉक्टर अयूब या पीस पार्टी इख्तियार पर है तो गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में है और एक्सीडेंट हो जाए और मैं बोलूं कि नहीं भाई एक्सीडेंट मुझसे नहीं हुआ, मेरे पीछे वाला बात कर रहा था। अरे जब स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, गाड़ी में चला रहा हूं, तो गाड़ी से एक्सीडेंट होगा तो किसकी जिम्मेदारी होगी मेरे भाई? बताइए किसकी जिम्मेदारी होगी? मेरी होगी या आप लोगों की होगी? बताइए पुलिस किसकी है? किसकी है ये पुलिस? आप बताइए मुझे कि जितेंद्र अवार्ड और यहां का विधायक कौन? जितेंद्र अवार्ड है ना, जितेंद्र अवार्ड, यहां के विधायक साहब शरद पवार, सोनिया गांधी और तुम्हारा चौहान, क्या चौहान की पुलिस नहीं है ये? तो टोपी वाला दिल्ली से भागा, क्यों भागा मेरे भाई? क्यों भागा छोड़ करके? अरे मुख्यमंत्री पद दिया था पब्लिक ने, बहुत जोश के साथ मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन क्यों भाग गया दिल्ली वाला? टोपी वाला सबको टोपी पहना करके क्यों भागा? इसलिए भागा क्योंकि प्रशासन हाथ में नहीं था। बोलता था सेंट्रल गवर्नमेंट मनमोहन सिंह साहब को कि प्रशासन को हाथ में दे दो तब सुधारूंगा। आप बताइए, क्या ये एनसीपी और कांग्रेस की पुलिस नहीं है? किसकी पुलिस है ये? हमारे बच्चों को उठाती है और हमारी जमानत करवाने के लिए खाकी वर्दी वाले पहले पकड़ते हैं तो फिर खादी वर्दी वाले छुड़ाने के लिए आ जाते हैं। क्या तमाशा बना के रखे हुए हो? क्या बताओ, चूहे बिल्ली का खेल हमारे साथ खेल रहे हो? जरा गौर करो मुमरा के नौजवानों, जरा गौर करो कि 67 साल से क्या हो रहा है हमारे साथ। आज आप लोग गलत रास्ते पर चल रहे हो, आज आप लोग नशे जुए की लत में भूल गए हो कि हमारा मजहब क्या है। हमारा मजहब जो सिखाता है कि अगर कोई बीजेपी संघ परिवार की जहनियत रखने वाला तुमसे पूछता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है तो बताओ तुम किसको सपोर्ट करोगे? बताओ मुसलमान के नौजवानों तुम किसको सपोर्ट करोगे? तो हम जवाब देते हैं कि अरे इस्लाम वो मजहब है जिसमें यह सिखाया गया है कि जिस चीज पर जुआ लगा हो उसको देखना गलत है, गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। आप बताइए, आप भूल गए? अरे इसलिए भूल गए नौजवानों, और मैं यहां बैठे बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, इसलिए भूल गए क्योंकि आज सरकारों ने 67 साल से ऐसा माहौल बना के रखा हुआ है कि हमारे बच्चे चाह करके भी लाइन पर नहीं आ सकते। आप बताइए, हम शिक्षा के मैदान में सबसे पीछे हैं। तालीम के मसाइल से अगर कोई लड़ रहा है तो मुसलमान लड़ रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये सेक्टर कमीशन की रिपोर्ट ने हालिया अरसे में सोनिया गांधी को बताया कि सिर्फ 1.5 से 2% मुसलमान है जो सरकारी नौकरियों में है। आप बताइए, अगर सबसे ज्यादा तालीम के मसाइल से कोई लड़ रहे हैं तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं जाते हैं पब्लिक स्कूल में हमारे कुछ भाई हैं, कुछ हमारे भाई बंधु हैं जिनके परिवारों की स्थिति बहुत अच्छी है। हालांकि डॉक्टर महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट कहती है, जो चौहान साहब को अभी डॉक्टर महमूदुर रहमान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 85% बीपीएल महाराष्ट्र के अंदर अगर है तो मुसलमान है। क्या आप जानते हैं बीपीएल का मतलब क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि एक आदमी 32 रुपए से ज्यादा नहीं कमाता, उसको बीपीएल कहा जाता है। और महाराष्ट्र में बीपीएल धारकों की जितनी संख्या है उसमें से 85% मुसलमान है।
आप बताइए, मतलब तकरीबन मुसलमान गरीब है। महाराष्ट्र के अंदर दूसरी कोई कौम गरीब नहीं है, सिर्फ मुसलमान गरीब है। अगर कहीं 100 बीपीएल कार्ड धारक हैं तो वहां पर 85% मुसलमान हैं। बताइए, हम सवाल नहीं करते सरकारी मुसलमानों से, या यहाँ का एमएलए जितेंद्र आवाड से हम सवाल नहीं करते कि बताओ ऐसा क्यों है। अरे हमारे एक मुख्यमंत्री थे जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, विलासराव देशमुख साहब, मरे हुए को बुरा कहना मेरे मजहब ने नहीं सिखाया। मेरा मजहब नहीं कहता कि मरे हुए को बुरा कहो, मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता हूं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। उनका बेटा जिस बिल्डिंग में रहता है मैं भी उसी बिल्डिंग के अंदर रहता हूं, जहां पर वो रहता है वहीं पर मैं भी रहता हूं, वो नीचे रहता है मैं ऊपर रहता हूं। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जब विलासराव देशमुख साहब के वक्त में आई थी तो 60% मुसलमानों की तादाद बीपीएल थी। महाराष्ट्र के अंदर 60% मुसलमान थे जो बीपीएल थे। लेकिन 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद एक मुख्यमंत्री आया तो आप जानते होंगे कि नाम रखे बहुत अच्छा आदर्श, और बोले कि गरीबों को घर बना करके देंगे। आदर्श नाम रखे, लेकिन उसको भी घोटाला बना दिए, उसके अंदर भी घोटाला पेल दिए, उसके अंदर भी पैसा खा गए। बताओ इनका ईमान किधर जा रहा है। सूखा पड़ा महाराष्ट्र के अंदर तो घोटाला करने के बाद भी आपके होम मिनिस्टर साहब तो क्या बोले, मैं बोलूंगा तो फिर वेट स्पीच का मामला आ जाएगा। फिर बोले कि ये अजलाल तो हमेशा ऐसा ही बोलता है। अजलाल साहब क्या बात कर रहे हो, कभी मोदी के खिलाफ बोलते हो तो कहीं मुलायम को कठोर बोल देते हो, कहीं होम मिनिस्टर साहब के खिलाफ बोल देते हो, आखिर क्या है। बताइए मेरे भाई, आप सब लोग जानते हैं कि आपके होम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, क्या आपको नहीं पता? आखिर आप सवाल क्यों नहीं करते कि तीसरा मुख्यमंत्री बदलने के बाद डॉक्टर महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को इंतखाबात का वक्त है तो फिर मंगाया गया। इसलिए मंगाया गया क्योंकि पिछले तकरीबन 3 मुख्यमंत्री के शासन में ये कांग्रेस और एनसीपी की सरकार सो रही थी। जितेंद्र आवाड यहाँ का एमएलए सो रहा था, उसको नहीं पता था, क्योंकि वो तो मुशायरा कर करके मुसलमानों को बताता है कि देखो मैं मुशायरा करके 1:30 बजे तक तुमको जगा सकता हूँ और शरद पवार की घड़ी में तुम्हारी बर्बादी का टाइम दिखा सकता हूँ। लेकिन ये मैं इस फील्ड में कदम नहीं उठा सकता, मैं नहीं पूछ सकता चौहान को जाकर के कि बता चौहान ये इंतखाबात का वक्त है तो फिर तूने ये महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मंगाई है। और इसके अंदर इतना सुधार हुआ है कि 60% बीपीएल धारकों की संख्या घट करके, मैं घट करके बोल रहा हूं मेरे भाई, 85% हो गई। अब आप बताइए, पहले 60 लोग गरीब थे, 100 में से 60 मुसलमान गरीब थे, अब 100 में से 85 मुसलमान गरीब हैं। जितेंद्र आवाड को आपने जिता दिया, नसीम खान को आपने जिता दिया, अबू आसिम को आपने जिता दिया, और ये एनसीपी और कांग्रेस की सरकार को इख्तियार पर आप ले आए, 2-3 बार से ले आए। लेकिन बताइए बीपीएल धारकों की संख्या बढ़कर के इतनी ज्यादा हो गई तो हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए तारिक अनवर मिली गजेट में एक आर्टिकल लिखते हैं। आप बताइए मेरे भाई, एक इंग्लिश का अखबार आता है मुसलमानों का, द मिली गजेट, शायद यहां पर बैठे हुए कुछ लोगों को पता होगा। मिली गजेट के अंदर तारिक अनवर साहब आर्टिकल लिखते हैं और कहते हैं कि हाँ, एनसीपी कांग्रेस की सरकार के वक्त में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, मुमरा, भिवंडी, मालेगांव के लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है और इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। बताओ मेरे भाई, अरे हमारी तादाद 85% बीपीएल धारक, हम इंग्लिश का अखबार तो पढ़ना ही नहीं जानते, हम पढ़ते हैं उर्दू के अखबार, हिंदी के सस्ते अखबार। 1 रुपए का अखबार खरीदने की मेरी कैपेसिटी है, मैं सिर्फ 1 रुपए का अखबार खरीद सकता हूं, क्योंकि 85% तो मेरे भाई बीपीएल है, मेरे भाई गरीब है। मासी मसाइल से अगर कोई लड़ रहा है तो मुसलमान लड़ रहा है, और आज से नहीं लड़ रहा है बल्कि इंदिरा गांधी के वक्त से लड़ रहा है, गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट के वक्त से लड़ रहा है। बताओ, लेकिन तारिक भाई अगर आर्टिकल लिखते हैं तो उर्दू टाइम्स के अंदर नहीं लिखते, उर्दू टाइम्स के अंदर नहीं लिखते, हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर नहीं लिखते, यशोभूमि के अंदर नहीं लिखते। ये जितने भी अखबार मुसलमान के नौजवान पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, उसमें नहीं लिखते, मिली गजेट में लिखते हैं। आप बताइए यहां पर बैठा हुआ कोई आदमी मिली गजेट पढ़ता हो? नौजवानों में आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां पर कोई ऐसा नौजवान है जो मिली गजेट पढ़ता हो? मैं तो कभी कभी पढ़ लेता हूं, आप लोग कभी पढ़ते हैं? कोई आदमी नहीं जो मिली गजेट पढ़ता हो। लेकिन तारिक अनवर अगर आर्टिकल लिखते हैं तो मिली गजेट में लिखते हैं। अरे तारिक भाई, अगर आपकी आंखों में जर्रा बराबर भी ईमान है तो लिखो उस आर्टिकल को उर्दू टाइम्स के अंदर, लिखो उस आर्टिकल को दूसरे मुसलमानों के द्वारा पढ़े जाने वाले अखबार के अंदर, ताकि पता चले कि हाँ, जितेंद्र आवाड का असली चेहरा क्या है, यहाँ के विधायक का असली चेहरा क्या है, शरद पवार का असली चेहरा क्या है। आप बताइए मेरे भाई। लेकिन क्यों लिखते हैं तारिक भाई? इसलिए लिखते हैं क्योंकि कुछ चंद गिने चुने दानिश्वर लोग मेरी कौम के अंदर भी हैं,
जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मैं तो दुनिया के 97th रैंक रखने वाली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं, यहां बंबई में पढ़ने के लिए आया, लेकिन मैंने तो ये माइक हाथ में उठा लिया। मुझे नहीं मालूम था कि मुसलमानों के नौजवानों का दर्द कैसा है, मुझे नहीं मालूम था कि मुसलमानों की बस्तियां कैसी हैं, लेकिन मेरे नेता डॉक्टर मोहम्मद अयूब सर्जन की एक आवाज पर मैं घर से निकला। लेकिन मैंने पाया कि माजी की तारीख को सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, बल्कि सबक सीखना पड़ता है। और वो इंसान जो अपने गुजरे हुए कल को भूल जाए, उसका आने वाला कल हमेशा अंधेरे में होता है। और जो इंसान अपने गुजरे हुए कल को नहीं भूलता, उसका आने वाला कल कभी अंधेरे में नहीं हो सकता। लेकिन तारिक भाई मेरे लिए आर्टिकल नहीं लिखते मेरे भाई, कुछ हैं पढ़े लिखे जो मेरी कौम के दानिश्वर लोग हैं, जो अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं, उनके लिए तारिक भाई मिली गजट के अंदर आर्टिकल लिखते हैं और कहते हैं कि देखो जितेंद्र अवार्ड भी तुम्हारा रहनुमा है, शरद पवार भी तुम्हारा रहनुमा है, और सबसे बड़ा तो मैं रहनुमा हूं। सबसे बड़ा तारिक अनवर रहनुमा है, क्योंकि राज्यसभा का टिकट हर बार मिलता है, दूसरा मुसलमान चेहरा तो है नहीं, इसलिए बिहार से लाकर के राज्यसभा भेजना सेक्युलरिज्म के नाम पर मजबूरी शरद पवार जी की तो है, इसलिए हमेशा भेजते रहेंगे, आने वाले वक्त में भी भेजते रहेंगे। लेकिन तारिक भाई के घर की गंदगी निकल गई, लेकिन मुमरा में रहने वाले मेरे उन नौजवान और मेरे बुजुर्गों के घरों की गंदगी नहीं निकली, जिनके घर में आज भी 30% मुसलमान मुमरा के अंदर ऐसे हैं। ये मेरी बात नहीं है, डॉक्टर विभूति पटेल की रिपोर्ट, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशन को गई थी, उसके अंदर डॉक्टर विभूति पटेल जो कि एक हिंदू लेडी है, वो कोई मुसलमान नहीं थी, उसने लिखा था कि मुमरा और भिवंडी के अंदर तकरीबन 30% मुसलमानों के घर ऐसे हैं जिनके घर में बरकी का कनेक्शन नहीं है, मतलब लाइट का कनेक्शन नहीं है, जो अंधेरे में रह रहे हैं। यहां तक के तकरीबन 35% मुसलमानों के नौजवान ऐसे हैं जो 6 साल से लेकर के 16 साल की उम्र तक स्कूल को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हो मेरे भाई? क्योंकि मुलायम सिंह का बेटा 500 रुपए सरकारी भत्ता का ऐलान करता है, इसलिए छोड़ देते हैं? नहीं मेरे भाई, पैसा नहीं हमारे पास, पैसा नहीं हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए। 85% जब बीपीएल महाराष्ट्र के अंदर हम हैं, तो कहां से बच्चों को भेजेंगे, कहां से स्कूल में भेजेंगे? बहरहाल मैं बात यह कर रहा था मेरे भाई, वो चंद गिने चुने जो दानिश्वर लोग मेरी कौम के हैं, मैं तो बहुत गरीब हूं और मैं यहां पर तादाद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं आया हूं, अपनी बात कह करके चला जाऊंगा। कौम को बेदार करना है, कौम को बेदार करने के लिए ये माइक अपने हाथ में उठाया है। कौम बेदार हो जाएगी अगर 2 आदमी भी होंगे तो मैं पागलों की तरह पुकार करके, दीवानों की तरह पुकार करके उनसे कहूंगा, उनके मसाइल उनके सामने रखूंगा और बड़े होश में उनसे बात करूंगा और मेरा काम हो जाएगा मेरे भाई। अगर मेरी कौम में से 2 और ऐसे नौजवान जाग गए जो मेरी तरह या बोल सके, मेरी तरह अपने गुस्से को साबित कर सके, मेरी तरह सच्चाई की रोशनी में हक को बयान कर सके, तो मैं समझूंगा कि मेरे जीने का मकसद पूरा हो गया। मैं समझूंगा कि मेरे जीने का मकसद पूरा हो गया मेरे भाई। बहरहाल मैं बात उन चंद गिने चुने दानिश्वर लोगों की कर रहा हूं जो अपने बच्चों को भेजते हैं पब्लिक स्कूल के अंदर। तारिक भाई तो लंदन में पढ़ाते हैं, उनका बेटा और बेटी तो लंदन में पढ़ते हैं, वहां तक तो उनकी भी औकात नहीं है। जो चंद गिने चुने दानिश्वर है जिनके लिए मिली गजट में आर्टिकल लिखा जाता है, वहां तक भेजने की तो उनकी भी हैसियत नहीं है। बहरहाल बेचारे पब्लिक स्कूल में तो पढ़ते हैं, और पब्लिक स्कूल में जाते हैं तो आप देखते हो, मैं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा था, 12वीं तक पढ़ा था, और ऐसे स्कूल में पढ़ा था जिसकी जमीन खरीदने के लिए मेरे दादा ने उस वक्त में, आज से तकरीबन 30-40 साल पहले 10,000 रुपए दिए थे। स्कूल के चेयरमैन को 10,000 रुपए उस वक्त दिए थे और 10,000 में 20-30 बीघे जमीन आ गई थी मेरठ के अंदर। मैं मेरठ का रहने वाला हूं। उस वक्त मेरे दादा ने दिए थे। आप सोच सकते हो कि मैनेजमेंट में मेरी पकड़ कैसी होगी वहां पर, मैं कैसे स्कूल में पढ़ा हूं। लेकिन फिर भी रोजाना असेंबली में जाना पड़ता था। प्रेयर एक होती है, यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान साहब स्कूल में जाते हैं, उनको पता होगा कि एक प्रेयर होती है स्कूल में जाने के बाद। पब्लिक स्कूलों में रोजाना अलग अलग प्रेयर बोलती है, और वो कहते हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर एक दिन तो हमको मन की शक्ति देना भगवान बोलते हैं, एक दिन बोलते हैं कि तू ही राम है, तू ही रहीम है, एक वक्त बोलते हैं कि पैरा वाली है चरना रखी सैया दे तोल, सिखों की बोलते हैं, एक दिन ईसाइयों की भी बोलते हैं कि ओ लॉर्ड ब्लेस अस स्कूल टुडे, ओ लॉर्ड ब्लेस अस स्कूल विद हेवनली लाइट, मेक अस किया फॉर हेल्दी गुड इनसाइड। बहरहाल जो भी है, हर किसी की बोलते हैं, लेकिन कभी स्कूल के ब्रोशर पर यह नहीं लिखा जाता कि इन सारी तकरीरों से, इन सारी प्रेयर से पहले क्या बुलवाया जाता है। इन सारी प्रेयर से पहले हमारे बच्चों से बुलवाया जाता है ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र। बताइए ये कौन से हक की बात हुई? जब इस्लाम मना करता है गायत्री मंत्र को पढ़ने के लिए, तो ये कौन सा सेकुलरिज्म इस सरकार का है कि मेरे भाइयों से गायत्री मंत्र पढ़वाया जा रहा है?
मैं किसी हिंदू भाई के खिलाफ नहीं हूं। मैं ये नहीं कहता कि गायत्री मंत्र मत पढ़ो। जब मेरा मजहब उस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं गायत्री मंत्र को पढ़ूं, तो आप बताइए कौन सा कानून मुझे इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि मैं गायत्री मंत्र पढ़ूं? अरे दिवाली में मेरे हिंदू भाई, मेरा साथी ऋषि टंडन यहां पर बैठा हुआ है, जो कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता का पोता है, लालजी टंडन का पोता है, बॉम्बे डाइंग का फाउंडर, उसका दादा, उसके ग्रेट ग्रैंडफादर, क्योंकि दादा के दादा होते बॉम्बे डाइंग के एक संस्थापक थे, बहुत सारे संस्थापकों में से एक संस्थापक थे। मेरा साथी यहां पर बैठा हुआ है, ये बताएगा कि क्या अजलाल चौधरी कभी इसकी दिवाली में शरीक नहीं हुआ? क्या ईद पर इसको अपने घर नहीं बुलाया? आप बताइए, ये सेकुलरिज्म है कि मैं इसको बोलूं कि नहीं बेटे कलमा तुझे पढ़ना ही पढ़ना है अगर मेरे साथ रहना है? बताइए, ये सेकुलरिज्म हुआ कि मैं बोलूं कि बेटा तुझे गायत्री मंत्र पढ़ना ही पढ़ना है? अगर स्कूल में पढ़ना है तो गायत्री मंत्र पढ़ करके तुझे प्रेयर का आगाज करना पड़ेगा। आप बताइए मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्गों। बहरहाल मैं बात इसलिए कर रहा था कि बताइए, आज माहौल ऐसा बना करके रखा हुआ है कि जुमे के नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। आज नमाजों के टाइम का हमारे नौजवानों को पता नहीं है, क्योंकि स्कूल का शेड्यूल ऐसा है कि बच्चा चाह करके भी जुमे की नमाज नहीं पढ़ सकता। आप बताइए, सिनेमा देखने के लिए चले जाते हैं तो जो सबसे ज्यादा गरीब मूवी के अंदर दिखाया जाएगा उसके सर पर टोपी पहना देंगे। जो कोई नमाज पढ़ रहा होगा तो उसके बराबर में AK-47 रख देंगे, बोलेंगे ये उठेगा जाएगा 2 आदमियों का मर्डर कर करके आएगा। क्या दिखाना चाहती है एनसीपी और कांग्रेस की सरकार? क्या मैं इक़्तिदार पर हूं? क्या इसके लिए मेरी तकरीर जिम्मेदार है? क्या मेरा ये भाई अहमद खान जिम्मेदार है? क्या इसका सोशल वर्क जिम्मेदार है? क्या इन्होंने जो सेकुलर सोच रखने वाली आवाम का साथ आज तक मुमरा के अंदर दिया है, 20 साल से अपना खून पसीना आपके लिए लगाया है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लगाया है, क्या इनका सोशल वर्क जिम्मेदार है? क्या इनका सोशल वर्क जिम्मेदार है? आप बताइए मेरे भाई, कौन जिम्मेदार है? अरे इक़्तिदार पर रहने वाली पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार है। बहरहाल आप सोचिए कि बच्चा हमारा ये सब देखने के बाद कि नरेंद्र मोदी को अजलाल खान पसंद नहीं आता, मैं बोलता हूं तो ATS वाले आ जाते हैं, बोलते हैं नहीं मोदी के खिलाफ काहे को बोले, मोदी के खिलाफ ऐसा काहे को बोले, मोदी के खिलाफ ऐसा काहे को बोले। अरे बताओ भाई, क्या है ATS के चीफ का सग्गा है नरेंद्र मोदी? मैं अच्छा नहीं हूं क्या? नरेंद्र मोदी अच्छा है? नहीं, मैं अच्छा ही नहीं हूं, क्योंकि मैं पसंद नहीं आता। इनको पसंद आता है सलमान खान, अजलाल खान पसंद नहीं आता, सलमान खान पसंद आता है। इनको पसंद आते हैं नाचने गाने वाले ये गंदे। अरे और कहते हैं कि मुसलमानों के हीरो हैं। अरे हमारे हीरो ये नहीं हो सकते, हमारे हीरो औलिया अल्लाह है, हमारे हीरो रसूल अल्लाह है, हमारे हीरो आलिम दीन है, हमारे हीरो उलेमा इकराम है। मेरे भाई, अगर कामयाब होना है तो रसूल अल्लाह की सुन्नत पर अमल करो, मेरे लिबास को मत देखो। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, बहुत कोशिश कर रहा हूं, और इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि हिंदुस्तान की जमहूरी दायरे में रहकर मैं भी इक़्तिदार पर आऊं, ताकि मैं भी कानून बना सकूं कि मेरे नौजवानों को उनका हक मिल सके, मेरे बुजुर्गों के बच्चों का मुस्तकबिल एक अच्छी तरफ जा सके, एक सुनहरा मुस्तकबिल बन सके। इसलिए मेरे भाई जरा गौर करो, जरा गौर करो, घबराओ मत, घबराओ मत, कुछ नहीं होने वाला। अरे जब ये 22 साल का बच्चा नहीं घबराता इस माइक से बोलते हुए, तो तुम यहाँ इत्तेहाद को समझ करके रहते हो, बिल्डिंगों में रहते हो, और मैं तो जुहू में रहता हूँ, एक भी मुसलमान मेरी बिल्डिंग में नहीं है, एक भी नहीं है। आपके होम मिनिस्टर साहब का फ्लैट है, आपके पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे का फ्लैट है, और आपके क्या नाम बोलूं यार, भुजबल साहब का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब का भी फ्लैट है। अरे मैं नहीं घबराता, आशीष सेलार का फ्लैट है। जब मैं नहीं घबराता तो आप क्यों घबराते हो? घबराओ मत मेरे भाई, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इत्तेहाद की ताकत को समझो, इत्तेहाद की ताकत को समझो, जमात को ताकत दो, पार्टी को ताकत दो, अपने इस साथी के सोशल वर्क 20 साल से किए हुए सोशल वर्क का हक अदा करो, हक अदा करो। घबराओ मत, कोई जितेंद्र आवाड यहाँ का विधायक कुछ नहीं करने वाला, हिंदुस्तान की पुलिस कुछ नहीं करने वाली, कुछ नहीं करने वाला कोई आप लोगों का। अरे मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ मेरे भाई, इत्तेहाद की ताकत को समझो, झंडे को मजबूत करो, जमात को ताकत दो। अरे हमारा 67 साल से ये हाल है, इसलिए हमारे सर पर बैठ करके नाच रहे हैं ये लोग। अरे ऐसा नाच रहे हैं कि देखो 85% BPL है। आप इत्तेहाद की ताकत को समझो, नहीं तो बीजेपी संघ परिवार तुमको मजबूर कर देगा रिलीफ कैंप में जिंदगी गुजारने पर। इसलिए मेरे भाई जरा सोचो, ये हमारे सर पर बैठकर नाच रहे हैं। हम अभी इतना आए हैं, अभी तो मुमरा की गलियों गलियों में जाकर के प्रचार कर रहे हैं, अभी इतना सा आए हैं तो यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखो और चांदेवली में देखो कि कैसा हम इनके सर पर बैठ करके नाच रहे हैं, और इनको भी साथ में नचा रहे हैं। कैसा नाच रही बुलबुल मालूम? चांदेवली में ऐसा नाच रही बुलबुल के नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, और बोलती भी है कि ऐसा कदरदान मुझे कहां मिलेगा। बहुत नाच रही बुलबुल,
कैसा नाच रही बुलबुल मालूम? बुलबुल से मेरी मुराद किससे भाई? कांग्रेस। बहुत नाच रही है कांग्रेस। अरे अगर तुम इत्तेहाद की ताकत को समझोगे और मुत्तहिद हो जाओगे मेरे भाई, अभी इतना आए हैं तो इतना नाच रही है, जब जम जाएंगे और 10 से 12 सीटें इंशाअल्लाह ताला आप निकाल करके हमें दोगे, अपने भाई अहमद पटेल को जीता, अहमद खान को जिताओगे, इनके सोशल वर्क का हक अदा करोगे, इनको पार्लियामेंट भेजोगे, तो तुम बोलोगे खड़ी हो जा तो खड़ी हो जाएगी, तुम बोलोगे बैठ जा तो बैठ जाएगी। अरे तुम्हारे इशारों पर नाचेगा ये चीफ मिनिस्टर चौहान, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर चौहान। मुसलमानों के इत्तेहाद और मुसलमानों की शफों की इत्तेहाद की ताकत से पैदा की गई जमीयतों की जमात, मुजाहिदीन की जमात, पीस पार्टी की ताकत के सामने नाचेगा ये चीफ मिनिस्टर चौहान और गाएगा ये चीफ मिनिस्टर चौहान कि आई रे आई देखो पीस पार्टी आई। और इस मुल्क में सेकुलर आवाम को एक पैगाम देती हुई आई, हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देती हुई आई, मुसलमानों के हक की लड़ाई को बुलंद करती हुई आई। इसलिए मेरे भाई जरा इत्तेहाद की ताकत को समझो, झंडे को मजबूती से पकड़ो, पार्टी को बहुत मजबूत करो। और आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, वक्त बहुत कम है, कि मुत्तहिद रहो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, मुनज़्ज़म रहो मेरे भाई, अपना रास्ता खुद बनाओ, अपना एक इतिहास लिखो। नौजवानों, 67 साल से हाथ फैलाते फैलाते भीख भी नहीं मिल रही है, इसलिए एक नए इनकलाब को पैदा करो। यही पीस पार्टी का मकसद है। पीस पार्टी संविधान को लागू करना चाहती है, इस मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाना चाहती है। यही मैं कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।